हेलो, गुड इवनिंग। आज वेलकम टू चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज की वीडियो में हम लोग CDS 2021 के फर्स्ट एग्जामिनेशन में पूछे हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, द अम्र नायका सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच इंडियन इंपीरियल रूलर। आपको बताना है कि एक अमर नायका जो सिस्टम होता था, पॉलिटिकल बेसिकली इनोवेशन होता था, वो कौन से रूलर के टाइम पे आपको देखने को मिलता था। ठीक है, ऑप्शंस में दिया हुआ है चोला, चालुक्यास, गुप्ता या फिर विजयनगर एम्पायर। देखिए, ये सबसे पहले ये जो अमर नायका सिस्टम है, ये आपके कमांडर्स होते थे सेना में, जो फार्मर्स से, शिल्पकारों से और व्यापारियों से कर वसूला करते थे। और कर वसूलने के साथ साथ इनका जो कर में से एक हिस्सा होता है, ये हाथियों और अपने घोड़ों पर लगा देते थे। बेसिकली ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग आर्मी कमांडर होते थे, जो कि साउथ इंडिया को कॉन्कर करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, इसका आंसर तो आपका विजयनगर एम्पायर होगा। एंड ये कहाँ पे बिलोंग, दे आर कमांडर्स, जो कहाँ पे होते थे, बेसिकली आर्मी में होते थे। और इनका काम मैंने क्या बताया, फार्मर से, शिल्पकारों से कर वसूलना होता था। दे कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फार्मर्स, आर्टिशियंस। और जितना भी ये लोग कर वसूला करते थे, उसी में से एक हिस्सा घोड़ों पर और हाथियों पर लगा देते थे। ठीक है, एंड वन पार्ट ऑन एलिफेंट एंड हॉर्स। और इनकी बहुत ही बेसिकली ये लोग एक वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी को बिलीव करते थे, और साउथ इंडिया को कॉन्कर करने में इनकी जो इम्पोर्टेंस होती है, बहुत ही ज़्यादा होती थी। ठीक है, आंसर आपके पास हो जाएगा विजयनगर एम्पायर। एंशंट इंडिया में जितने भी आप समझ लीजिए, कमांडर इन चीफ हो गए, अशोका के टाइम के पिलर्स हो गए, सेनानी होते थे, कर वसूलने का जो काम करते थे, या फिर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स या डिफरेंट डिफरेंट प्रथाएं जिनका एक प्रॉपर एंशंट नेम दिया होता है, उनको थोड़ा सा ध्यान में रख के जाया करिए, क्योंकि यूपीएससी में एंशंट नेम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वर नॉट एसोसिएटेड विद हुमायूं। आपको बताना है कि हुमायूं के साथ कौन सा जो पेंटर था वो एसोसिएटेड नहीं था। पहला ऑप्शन है मीर सैयद अली, दूसरा ऑप्शन है मौलाना दोस्त मुजव्वर, तीसरा है मौलाना यूसुफ और चौथा है बिजात। हुमायूं किसका बेटा था, बाबर का। मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग आपके बाबर ने करी थी। ठीक है, आने के बाद हुमायूं का एक सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है कि इन्होंने पेंटिंग आर्किटेक्चर को बहुत ही पीक पर पहुंचाया गया था इन्हीं के टाइम पे। तो जो नोट, ये जो आपके पहले तीन हैं, ये हुमायूं से कहीं ना कहीं पेंटिंग के जरिए रिलेटेड होते थे। तो जो रिलेटेड नहीं होता था वो था बिजात। बिजात बेसिकली ईरान और अफगानिस्तान के टाइम पे बहुत ही एक फेमस चित्र आर्टिस्ट माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों हुमायूं से कनेक्ट कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट ट्रांसलेटेड भास्कराचार्य लीलावती इनटू पर्शिया।
आपको बताना है कि एक भास्कराचार्य की जो लीलावती टेक्स्ट था उसको पर्शिया में कन्वर्ट करने का काम किसने करा था। ऑप्शन में है अबुल फजल, फैजी, फतेहुल्ला सिराजी या फिर अतुल्ला रिशदी। देखिए, अकबर के टाइम पे बहुत सारे जो संस्कृत टेक्स्ट होते थे उनको पर्शिया में कन्वर्ट कराने का काम करा गया था। अकबर के ही वक्त पे आपको थोड़ी सी धर्म जो आपका रिलीजन होता है उसकी प्रोपगेशन भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका फैजी। फैजी जो थे वो अकबर के पोइट हुआ करते थे। और मैंने क्या बताया कि अकबर के टाइम पे बहुत सारे टेक्स्ट को पर्शिया में कन्वर्जन हुआ था। और अगर मैं बात करूं भास्कराचार्य का जो लीलावती टेक्स्ट था, ये एक संस्कृत मैथमेटिकल टेक्स्ट था जिसको लेटर ऑन पर्शिया में कन्वर्ट करा दिया गया था। which later converted into पर्शिया। अब ऑप्शन में जो दिया हुआ है अबुल फजल, देखिए ये अकबर के कोर्ट में 9 ज्वेल्स होते थे, ये उन्हीं में से एक है। और जो दिया हुआ है अतुल्ला रिशदी, अतुल्ला रिशदी बेसिकली आपका उस्ताद अहमद लोधी लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी लाहौरी का बेटा था। और ये वही थे जिन्होंने ताजमहल को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बेसिकली उनके कारीगरों में, ताजमहल को बनाने के जो कारीगर थे उन्हीं में एक नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। और अगर मैं इनके द्वारा बनाए गए थोड़ा सा वो दिखाऊं कि इन्होंने क्या बनाया था, तो आपने बीबी का मकबरा सुना होगा। ठीक है, ये कौन थे? अकबर के नाइन ज्वेल्स में से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following statements about Gandhi-Irwin Pact of 1931 is correct? ठीक है, 1931 का गांधी इरविन पैक्ट बताना है कि उनमें से स्टेटमेंट कौन कौन सी ठीक थी। पहला आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दीज दोज प्रिजनर्स हु हैड बीन नॉन वायलेंट। ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है, उन्होंने तो बल्कि हाँ कर दी थी कि हम लोग रिलीज करेंगे। देखिए, गांधी इरविन पैक्ट हुआ क्यों था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने जो नमक होता है, नमक बना के जो स्वॉट लॉ होता है उसको ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद फिर आपका इसके एक महीने बाद ही मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ही लंदन में आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो इंडियंस का पार्टिसिपेशन था वो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ने जाने के लिए मना कर दिया था। अब इंडिया में उस वक्त जो कांग्रेस थी एक ऐसी पार्टी के रूप में थी जिसके ऊपर लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा था। अब इतने बड़े देश की जब सबसे बड़ी पार्टी ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ गया था। तो उन्होंने इरविन जो उस समय के एक व्यक्ति थे उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया कि आप इंडिया में जाइए और कांग्रेस के जो लीडर हैं उनको मनाइए कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आ जाए। तो इसी के चलते जो इरविन थे उनके और गांधी जी के बीच में मीटिंग हुई थी जिसको मैं गांधी इरविन पैक्ट बोलती हूँ। और कहा जाता है कि 15 दिन में इनकी 8 बार मीटिंग हुई थी, ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने अपनी कुछ मांगे रखी थी, जिनमें एक मांगों में ये भी था कि जो गवर्नमेंट है वो रिलीज करेगी प्रिजनर्स को जो दोषी नहीं है, जो कि नॉन वायलेंट है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है अगर ये नॉट वर्ड नहीं आता, तो ये कंडीशन उनकी पूरी हो गई थी।
दूसरा है द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैज इंजल्डेड इन द पीसफुल पिकेटिंग ऑफ द लिकर एंड द फॉरेन क्लॉथ्स ऑफ द शॉप। ये भी नहीं, ये भी स्टेटमेंट ठीक हो जाती है अगर यहाँ पे नोट वर्ड नहीं आता तो, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया था कि जिन्होंने धरने लगाए थे, वो किसान जिन्होंने लोन, जिनके कर्जे जो थे वो ज़्यादा थे, उनको माफ़ करने के लिए भी जो एक कंडीशन थी इंडियंस की, उसको गवर्नमेंट ने मान लिया था। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है। द कांग्रेस डिड नॉट एग्री टू द सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अरे गांधी इरविन पैक्ट के बाद तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो था वो सस्पेंड हो गया था, तो ये वाला नोट वर्ड नहीं आता, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती। अब एक स्टेटमेंट बची है, द कांग्रेस एग्री टू टेक पार्ट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, कांग्रेस ने हामी भर दी थी, क्योंकि कांग्रेस की ये तीनों कंडीशन जो थी वो फुलफिल हो गई थी। इसी के चलते कांग्रेस ने ये बोला था कि हम लोग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, who among the following founded Bhil Seva Mandal in 1922? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है दयाराम गिडुमल, गुरुसदय दत्त, धोंदो केशव खरवे, अमृत लाल विठल दास ठाकर। देखिए, भील सेवा मंडल मैंने कल भी बताया था कि आप जब भी मॉडर्न इंडिया में कोई भी मूवमेंट पढ़ते हैं तो मूवमेंट पढ़ने से पहले उसकी एक बार ये देखिए कि शुरुआत क्यों हुआ था, कहाँ पे किया था और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये जो भील सेवा मंडल है ये स्टार्ट करा गया था अमृतलाल विठल दास ठाकर। इन्हीं को ठाकर बाबा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इन्होंने ट्राइबल वर्कर्स के लिए ये जो मूवमेंट है इसको स्टार्ट करा था। मतलब बेसिकली ये एक सोशल वर्कर थे और इन्होंने इस मूवमेंट की जो स्टार्टिंग करी थी वो ट्राइबल वर्कर्स के लिए करी थी। कहा जाता है कि इन्होंने लोगों की समस्याएं जानने के लिए थर्ड क्लास जो रेलवे का सेक्शन होता है उसमें ट्रैवल भी किया था। साथ ही साथ इन्होंने आसाम, गुजरात, बंगाल के बहुत सारे हिस्सों में ट्रैवल करा था। गुजरात, बंगाल, आसाम के हिस्सों में ट्रैवल करा ताकि लोगों की समस्याओं को जान सके, उनके लिए जो कार्य है उनके लिए मतलब उनके ग्रास रूट लेवल तक समस्याओं को जानकर उनका निपटारा कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमृतलाल विठल दास ठाकर। नेक्स्ट, इन 1911 who among the following introduced a bill in the Imperial Legislative Council for the introduction of the compulsory and the free primary education in India? आपको बताना है कि 1911 में किसने लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब 6 से 10 साल तक के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, बिल किसने प्रपोज करा था? इसका आंसर आपका होगा गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि ये चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1870 के बेसिस पे कि लोगों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन जो सरकार थी उन्होंने इनकी मांगों को नहीं माना था। तो इसके चलते इन्होंने 1911 में एक बिल प्रपोज करा था जिसके जरिए ये बोला गया था कि आप एक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन इंडिया आपको प्रदान करनी चाहिए। मैंने कौन सा एक्ट बताया? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1870। ठीक है, आंसर होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, which one of the following statement about the act of 1843 relating to the slavery in India is correct?
आपको बताना है कि 1843 में स्लेवरी एक्ट आया था, उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ठीक थी। स्लेवरी एक्ट को लाने का जो पर्पस था वो बेसिकली ये था कि हम किसी के ऊपर भी ज़्यादा अत्याचार ना करें, सबको इक्वली ट्रीट करें, किसी के ऊपर भी हम अपनी मास्टरी ना थोपें, उनसे ज़बरदस्ती काम ना करवाया जाए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए। इट गेव द मास्टर्स द राइट टू विलफुली कीप देयर स्लेव्स ट्राई टू देयर स्टेट। नहीं, ये वाली तो गलत हो जाएगी ना। दूसरा, इट डिनाइड द मास्टर टू यूज द कोर्ट टू एसेट देयर क्लेम्स ऑन स्लेव्स। ये वाली बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, इसका जो बेसिकली पर्पस ये होता था कि हम किसी के ऊपर भी ज़बरदस्ती ना करें, उनसे ज़बरदस्ती काम ना करवाया जाए, किसी के ऊपर ज़्यादती ना करें, क्योंकि 1843 का एक्ट बोला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, which Maratha statesmen signed the Treaty of Bassein on December 31, 1802? ट्रीटी ऑफ बसीन। देखिए, आप जब भी मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे ना, मॉडर्न इंडिया में मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एक बार वो बताती हूँ कि जो एक्ट होते हैं, जो बैटल्स हुई थी। सबसे पहले पंजाब की वॉर हुई थी, एंग्लो पंजाब वॉर। देन आपकी बंगाल की वॉर होती है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। देन आपकी मराठा वॉर होंगी। फोर्थ आपकी कर्नाटक वॉर भी होती है। फिर आपकी मैसूर वॉर भी होंगी। एक मॉडर्न इंडिया में इंपॉर्टेंट चीज होती है सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, एक आपका होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये मॉडर्न इंडिया के वो मेजर इवेंट्स हैं जिनकी आपकी ट्रीटी और ईयर आपको पता होना चाहिए। एंड इनका सोर्स ही अगर मैं बताऊं तो एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी या फिर स्पेक्ट्रम रखिए, या फिर पीवाईक्यू को अगर आप पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ ट्रीटी वहाँ से प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, तो आज का क्या पूछा हुआ है, ट्रीटी ऑफ बसीन जो दिसंबर 31, 1802 को हुई थी, वो किसने साइन करी थी? ऑप्शन में दिया हुआ है बाजीराव सेकंड, मिथुजी होलकर, दौलत राव सिंधिया, माधव राव नारायण। सारे के सारे मराठा रूलर के नाम आपको दिए हुए हैं, तो इनमें से बताइए। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बाजीराव सेकंड। ये आपकी जो पुणे की लड़ाई होती है ना, उसके बाद मराठा और इंग्लिश के बीच में साइन होती है, और इसी ट्रीटी के बाद आपके पेशवाओं पर और मराठा पर इंग्लिश का जो होगा वो कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि सारे के सारे वहाँ पे जो लोग थे उनको पसंद नहीं था, मराठाओं को भी ये संधि मंजूर नहीं थी, जिसके कारण आपका सेकंड मराठा वॉर भी होगा। ठीक है, किसके बीच में साइन हुई थी? बाजीराव सेकंड, और इसका रिजल्ट क्या रहा था? सेकंड मराठा वॉर। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसिस बर्नियर वॉज अ फिजिशियन टू प्रिंस मुराद, प्रिंसेस जहानारा, एम्परर शाहजहां, या फिर प्रिंस दारा शिको। इसका आंसर देखिए होगा प्रिंस दारा शिको। प्रिंस दारा शिको जो होता था वो शाहजहां का बड़ा बेटा था। ठीक है, शाहजहां का एक और बेटा था, औरंगजेब। ठीक है, और इसी को एक पातशाह ए बुजुर्ग की उपाधि भी दी गई थी, मतलब वो जो कि बहुत ही हाई क्लास ऑफ प्रिंस होता है। मैंने क्या बताया? पातशाह ए बुजुर्ग, और इसका क्या होगा? उच्च रैंक का
राजकुमार, ठीक है। लेकिन औरंगजेब के ऑर्डर्स के ऊपर इसको 1659 में फांसी दे दी गई थी, क्योंकि औरंगजेब राजा बनना चाहता था और उस टाइम पे इनके बीच में बैटल्स भी हुई थी, तो इसको फांसी दे दी गई थी तब 1659 में। और ये जो फ्रांसिस बर्नियर है, इन्होंने इनके मुगल एम्परर में सैर करी थी, ठीक है। इसी के बारे में, ये इसके फिजिशियन होते थे, चिकित्सक बेसिकली। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रैयतवाड़ी सेटलमेंट इज नॉट करेक्ट। मैं लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स बता के आई हूँ, साथ ही साथ मैंने कुछ आपको इवेंट्स भी करवाए हैं। और अगर इसके अलावा मैं मॉडर्न इंडिया में कहूँ, मॉडर्न इंडिया में रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट और 3 कथिया सिस्टम, ये वो सेटलमेंट थी जिनके ज़रिए जो ब्रिटिशर्स होते थे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे टैक्सेशन लगाने की, जो किसान होते थे उनसे कर वसूलने की जो इनकी नीति थी, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हुई चली गई थी। ब्रिटिशर्स का बस चलता तो वो यहाँ से इतना ज़्यादा टैक्सेशन वसूलते कि यहाँ पे कुछ बचता ही नहीं। इसी का एक रीज़न है कि टैक्सेशन ज़्यादा होता था, कर वसूली ज़्यादा होती थी, कि बंगाल में फेमाइन भी आया था ऑल अबाउट 1770 में, जिसके चलते जो 1/3 पॉपुलेशन है बंगाल की, वो भी ख़त्म हो गई थी, ठीक है। मैंने कौन कौन सी बताई? परमानेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, और एक होती थी जमींदारी भी होती, या फिर 3 कथिया सिस्टम। तो आपको रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है नॉट करेक्ट है। रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट थी वो बेसिकली आपके असम, बॉम्बे और मद्रास में स्टार्ट हुई थी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, असम, मद्रास और बॉम्बे में, ठीक है। अब देख, और इसको स्टार्ट करा था थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इन साउथर्न एंड द वेस्टर्न इंडिया द रैयतवाड़ी सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड। ये वाली बिल्कुल ठीक है। असम, मद्रास, बॉम्बे, मोस्ट ऑफ पार्ट में ये स्टार्ट हुई थी। रैयतवाड़ी वाज अ प्रिंसिपल एज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द रैयत एंड द स्टेट। ये वाली भी ठीक है। इसमें जो था, किसानों को लैंड का ओनर बना दिया गया था। और ये जो रैयत वर्ड है, ये बेसिकली आपका आइडेंटिफाई करता है किसान को, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड है, इट मीन्स अ टैक्स कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फॉर यूजुअली ऑफ 30 ईयर्स। ये भी ठीक है। हर 30 साल बाद लैंड का सर्वे करा जाता था और ये प्रोमिनेंट होती थी 30 से सालों के लिए। तो जब 3 स्टेटमेंट तो ठीक आ गई भाई, 4 देखते हैं। इन प्रिंसिपल इट स्ट्रेंथेंड द फार्मर एलीट एंड जमींदार एंड वीकेंड द पीजेंट्री। ये वाला जो वर्ड था ना, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। वीकेंड द पीसेंट्री नहीं हुआ था, रैयत को राइट प्रोवाइड करे थे, उनको लैंड ओनर बना दिया गया था, उनको जमीन का मालिक बना दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, which one of the following statements about the British Indian medical service is not correct। एक तो जहाँ पे भी आपको नोट वर्ड दिखे उसको तभी सर्कल कर लो, स्क्वायर कर लो, जो भी करना है आप कर लो, बट कर लो। IMS began in 1764. It recruited health professionals by a means of competitive examination. Indians were never admitted to IMS. The IMS was at first meant to look after the troops. ये वाली तो ठीक है भाई, 1764 में हुई थी। ये बेसिकली सैनिकों को भर्ती करते थे, उन्हें मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, और इसमें इंडियन और इंग्लिश दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती थी। इट रिक्रूटेड द हेल्थ प्रोफेशनल बाय द मीन्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाँ,
यहाँ पे जो हेल्थ प्रोफेशनल होते थे ना, उनके लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखा जाता था, जिसके ज़रिए उसमें जो एडमिशन होता था या फिर मतलब हायरिंग जो होती थी वो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए होती थी। तो फर्स्ट सेकंड तो ठीक होगी। इंडियंस वर नेवर एडमिटेड टू IMS। हाँ, मैंने क्या बोला, इंडियन और इंग्लिश दोनों को रखा जाता था, ठीक है। फर्स्ट मैन जो था वो इंडियन था, नहीं, फर्स्ट इंडियन मैन जो भर्ती हुआ था उसका नाम था सोरजो कुमार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द मोनोपोली ऑफ द चाइना ट्रेड लॉज बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है भाई, आंसर क्या होगा, आग बंद करके लगा देना। 1833, देखो 1813 में क्या हो, 1813 में क्या होता है, मोनोपोली ऑफ टी ट्रेड एंड चाइना के साथ मोनोपोली ऑफ टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना हुआ था। फिर 1833 में इसको ख़त्म कर दिया था। 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स जो थे जिसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, 1833 में जब आप कमर्शियल चीज़ें ही ख़त्म कर रहे हो तो दोनों कामों को, कमर्शियल बॉडी को ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। मैंने क्या बोला, 1830 में क्या था, फ्री ट्रेड एंड ट्रेड विथ चाइना होता था। 1833 में इसको भाई खत्म कर दिया गया। और एक और चीज, 1833 को ही मैं सेंट हेलिना एक्ट भी बोलती हूँ। अब 1813 में जो आपकी दो बॉडीज बनी थी कमर्शियल के लिए और पॉलिटिकल, कमर्शियल के लिए एक होती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जब यही चीज खत्म हो गई तो इसको भी खत्म कर दिया गया था, ठीक है। एक और चीज, जब आप लोग पढ़ते हो कि जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम बेंटिक। याद रखना है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द ट्रीटीज। फिर से आ गई ना ट्रीटीज, ठीक है। आपको हम लोगों को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बतानी है। ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कन्वेंशन ऑफ वाडेगांव और ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सालबाई आपकी हुई थी 1775। ट्रीटी ऑफ पुरंदर आपकी होगी 1779। तीसरा है कन्वेंशन ऑफ वाडगांव, ये आपका हुआ था 1776। अगला है ट्रीटी ऑफ सूरत, ये आपकी हुई थी 1782, ठीक है। 79, 76 और 1782। अब इसको कर लो अरेंज, हम लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अरेंज करना था। तो साइंड बिटवीन 4 3 2 1 करेक्ट, ठीक है। स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट, which one of the following statement about the sannyasi and fakir disturbance rebellion are correct? Governor General Warren Hastings faced the persistent sannyasi and the fakir disturbance in the Bengal and Bihar. They were the number of Shaivid Naga sannyasi who formed into armed bands. Manju Shah, who led bands into Bengal from 1771, was their prominent leader. बताइए।
सन्यासी फकीर डिस्टर्बेंस के बारे में पूछा गया है। सन्यासी बेसिकली आपके आदिवासियों का एक समूह होता है, वहाँ से रिलेटेड रिबेलियन स्टार्ट हुआ था। ये रिबेलियन 1763 में यूपी, बिहार और बंगाल में बहुत ही ज़्यादा हिंसक रूप में आ गया था। स्टार्टिंग तो ये 1750 में हो गया था, लेकिन जब वॉरेन हास्टिंग जो वाइसराय बना था उसके बाद इसने अपना थोड़ा सा आक्रामक जो रूप होता है उसको धारण कर लिया था। ठीक है, मैंने क्या बताया, 1750 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आफ्टर वॉरेन हास्टिंग ये थोड़ा सा ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट हो गया था। 1763 में मैंने क्या कहाँ बताया, यूपी, बिहार और बंगाल में। ठीक है, अब इसकी क्या है, गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग फेस द पर्सन फॉर, ये वाली स्टेटमेंट की मैंने अभी भी बताया। देयर वर अ नंबर ऑफ शैवियट नागा सन्यासी हु फॉर्म्ड इनटू आर्म्ड बैंड्स, बिल्कुल ठीक है। मंजू शाह, हाँ, इसका जो लीडर थे उनका नाम था मंजू शाह, who led bands into Bengal from 1771 was their prominent leader। ये इनके लीडर का नाम था जिन्होंने इस रिबेलियन को स्टार्ट करा था। इसके साथ ही साथ अगर मैं और लीडर्स के नाम बताऊं तो वो थे आपके चिराग अली, देवी चौधुरानी, चिराग अली, ठीक है। In 1943, young leader in which one of the following district of the Maharashtra set up a parallel government, Prati Sarkar, with volunteer groups, Seva Dalals and the village unit Tufan Deals। देखिए पूछा हुआ है कि 1943 में कौन कौन से महाराष्ट्र के ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे उनकी पैरेलल जो सरकारें होती हैं, जो ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ स्टार्ट हो गई थी, स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। पुणे, नासिक, नागपुर या फिर सतारा। देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपका सतारा होगा। 1943, 19 देखिए 1857 से 1905 तक का जो फेज था वो थोड़ा सा मूवमेंट वाला फेज था। 1905 से 1947 तक, अब तक लोगों को ये समझ में आना स्टार्ट हो गया था कि ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो उनके लाभ के लिए नहीं है, वो सिर्फ अपना हित सोच रहे हैं। तो लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी थी, जिसके चलते आपको बहुत सारे जगह जगह पे मूवमेंट्स भी मिलेंगे। गणेश उत्सव हो गया, शिवाजी फेस्टिवल हो गया, जो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा चल रहे थे उस टाइम पे। और इन जो फेस्टिवल्स का मेन मोटिव ये होता था कि लोगों को हम इकट्ठा करें, उनके उनके राइट्स के बारे में बताया जा सके और ये बताया जा सके कि उनके लिए क्या चीज़ें ठीक हैं, अंग्रेज उनके लिए काम ठीक कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वही पूछो कि 1943 में महाराष्ट्र में एक पैरेलल गवर्नमेंट चली थी। आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है कि जहाँ पे प्रति सरकार, सेवा दलाल और तूफान दलाल ये कहाँ पे स्टार्ट हुए थे, तो सतारा होगा। और अगर मैं सतारा के लीडर का यहाँ पे नाम बताऊँ तो उनका नाम था कुंती सिन्हा नाना पटेल। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सतारा। नेक्स्ट, who founded the Central Hindu School at Banaras, which was later developed into Banaras Hindu University? एनी बेसेंट, तो बहुत इजी था, एनी बेसेंट ही आएगा ना इसका। ठीक है, एनी बेसेंट जिन्होंने होम रूल लीग की भी स्टार्ट करी थी, ये एक एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर भी होती थी। एंड शी वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन से सेशन में, 1917 में। women president of INC in 1970। इन्होंने ही होम रूल लीग की भी शुरुआत करी थी। इन्होंने सबसे ये हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी इन्होंने फाउंड करा था, सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस, जो कि लेटर डेवलप हो गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एंड इट इज़ गिफ्टेड टू मदन मोहन मालवीय, जिसको बाद में किसने रन करा था,
मदन मोहन मालवीय ने स्टार्ट करा था, लेकिन फाउंडेड किसने करा था? एनी बेसेंट ने करा था, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी? ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप सबको ऑप्शंस पढ़ के भी आ जाएगा। गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण खोखले या फिर ज्योतिबा फूले? आंसर गोपाल हरि देशमुख। इनका एक न्यूज़पेपर भी आया था, प्रभाकर। देखिए 1857 के बाद जगह जगह पे ऑर्गेनाइजेशन बननी स्टार्ट हो गई थी, और आपको बहुत सारे लीडर्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपनी इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसको दिलाने के लिए अपना अपना रोल प्ले करा था। फिर आप चाहे महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अलग अलग, एनी बेसेंट, ठीक है, उन सब का नाम पढ़ेंगे, जो कि हमने सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी रोल निभाया था हमें जगाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आप कैसे जागृत हो सकते हैं, आप कैसे अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक था लोकहितवादी, जिसको बोला जाता था गोपाल हरि देशमुख, और इनका न्यूज़पेपर मैंने आपको बताया क्या था? प्रभाकर। और इनके द्वारा कुछ नोबल वर्क भी लिखे गए थे, जैसे पानीपत वॉर और कलयुग, नोटेबल वर्क। पानीपत वॉर और कलयुग। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग सोशलिस्ट एक्टिविटीज pursued Gandhi into not to restrict the salt march protest to men alone? क्वेश्चन बेसिकली पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी एक सोशलिस्ट एक्टिविटीज थी जिन्होंने गांधी जी को ये बोला था कि आप ये जो सॉल्ट मार्च कर रहे हो इसको सिर्फ मेल मतलब पुरुषों तक सीमित मत रखो, इसमें विमेन्स का भी पार्टिसिपेशन लेके आइए। ऑप्शन में है कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, मातंगी हजारा और मिथुन पेरेख। बताइए। अगर मैं आपको बताऊं, सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च भी बोलते हैं, ठीक है, ये अकेला एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ से अंग्रेजों को ये एहसास हो गया था कि अब जो आने वाली जो गवर्नमेंट है वो उनके नीचे काम नहीं करेगी। लोगों को पता चल चुका है कि अब हम लोग इनके नीचे नहीं दबने वाले, ठीक है। सोल्ट मार्च ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपना रोल प्ले करा था लोगों को जागृत करने के लिए। कहा जाता है कि लोगों ने खादी वाइट कलर के कपड़े पहन के गांधी जी के पीछे जुड़ते जुड़ते चले गए थे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने ये बोला था कि आप सिर्फ मैन की पार्टिसिपेशन को मत रखिए, विमेंस को भी पार्टिसिपेट करने दीजिए, ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्हें बहुत सारी इन्हें बाद में गिरफ्तार भी करा जाएगा बहुत सारी सोशलिस्ट एक्टिविटीज़ के कारण। अगला है मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। बताइए। बरिंदा दास की होती है चिट्टमंगलम। कृष्ण कविराज का होता था चित्तमंगला चमित्रा। हाँ, 4-3, 1 का 4, बी का 3, ये वाला होगा, ठीक है। सी का 2 एंड 1 का आपका होगा 1। एंशियंट इंडिया में बुक्स एंड ऑथर भी रखिएगा, और मॉडर्न इंडिया में बुक्स एंड ऑथर्स, कौन से लीडर को क्या नाम मिला गया था, कौन सा टाइटल मिला था, एंड एक बार क्रोनोलॉजी भी देख लीजिएगा कि कौन सा इवेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट किसके द्वारा करा गया था। Who among the following founded the Marathi newspaper केसरी? लोकमान्य तिलक, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक का अगर मैं दूसरा नाम पूछूं तो बाल गंगाधर तिलक।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मैं एक बार यहाँ पे मॉडर्न इंडिया के कुछ टॉपिक्स लिखती हूँ जिनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लीडर्स के टाइटल, दूसरा न्यूज़पेपर, एंड मैंने वो इवेंट्स बताए थे आप लोगों को, इवेंट समझ लीजिए या फिर वॉर, कौन सी वॉर कहाँ पे हुई थी, और उनकी ट्रीटी, कांग्रेस के सेशन, एंड 1905 से 1935 का फेज, एंड 1935 से 1947 का फेज। इसको गांधीयन एरा बोला जाता है, एंड यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट सेक्शन होता है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस उठाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस थे। यहाँ पे तो थोड़ा मॉडर्न इंडिया का वेटेज ज़्यादा है, तो आप मॉडर्न इंडिया, बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि मेडिवल इंडिया को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दो, सारों को इक्वली सेक्शन रखिए। बट जो टॉपिक्स रिपीटेड होते हैं, एंड रिपीटेड का आपको कैसे पता चलेगा, अगेन आई एम सेइंग बाय अगेन एंड अगेन रिवीजन एंड बाय सॉल्विंग PYQs। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को उठाएंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।